इमेजिन करो कल मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें। मुझे पता है मुश्किल है, हाइपोथेटिकली सोचकर देखो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी बोले कि इंडिया ने पाकिस्तान का कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई कर रखा है। सोचो पूरे देश के लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा। नेपाल के पीएम बलिनशाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि नेपाल ने इंडिया का लैंड ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसे सुनकर अब पूरा नेपाल दाना पानी लेकर चढ़ गया है, जो कि नॉर्मल भी है। इसे ऐसे सोचो कि आरसीबी और गुजरात टाइटंस का मैच हो रहा है और पूरा स्टेडियम मान चुका है कि गुजरात टाइटंस चीटिंग कर रही है, पर अचानक आरसीबी का कैप्टन आकर अनाउंस करता है कि चीटिंग वो नहीं हमारी टीम कर रही है। लगेगा ना 440 वोल्ट का झटका, पूरा स्टेडियम उतर के इतना मारेगा ना। बलेनशाह के साथ भी नेपाल में यही हो रहा है। ऑपोजिशन लगातार काउंटर कर रहा है और सोशल मीडिया दो हिस्से में बढ़ चुका है। एक साइड की पब्लिक बोल रही है वो कितना ऑनेस्ट पीएम है, और दूसरी साइड वाली पूछ रही है भैया आपका पूरा नाम बलेनशाह चड्डा तो नहीं है? इतनी जल्दी साइड कैसे बदल दी? मतलब कल तक जो पीएम कह रहा था इंडिया ने नेपाल लैंड पर कब्जा कर रखा है, सडनली यू टर्न कैसे मार दिया भाई? अब देखो मुद्दा ये कोई आज या कल का नहीं है। 18th सेंचुरी से इंडिया और नेपाल का लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। हजारों गवर्नमेंट्स आई गई, लेकिन इशू आज भी अनरिजॉल्व्ड है। बिना टाइम वेस्ट किए शॉर्ट में बताता हूँ। 1816 में इंडिया नेपाल के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जिसमें क्लियरली डिफाइन हुआ कि इंडिया नेपाल बॉर्डर क्या है, बट उतना क्लियरली नहीं जितना क्लियरली होना चाहिए था। ट्रीटी में कहा गया बॉर्डर कली रिवर के बेसिस पर डिफाइन होगा, एक साइड इंडिया एक साइड नेपाल। अब प्रॉब्लम ये हुई कि उसका सोर्स प्रॉपरली मेंशन नहीं हुआ। अब कली रिवर बहुत सारे वाटर चैनल से मिलकर बनती है, तो कौन से वाले वाटर चैनल को मेन सोर्स मानना है, उससे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। क्योंकि देखो कंट्रीज के लिए बॉर्डर सिर्फ बॉर्डर नहीं होता है, उसमें एक देश का प्राइड जुड़ा होता है। मेरे हिस्से की जमीन मैं कैसे छोड़ दूं? मेरे हिस्से की भी तो चाचा लेके बैठे हैं ना। बलिनशाह तो यहाँ तक कहते हैं कि यूके को इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो सोल्यूशन निकालने में हेल्प कर देंगे। जब ट्रीटी साइन हुई तब भी तो ब्रिटिश इंडिया ही था, बट इंडिया ने क्लियरली बोल दिया है हमारे पछड़े हम खुद देखेंगे, किसी और थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई रैपर साहब अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, पीएम बने हैं, एक नई हवा आई है, एक नया जुनून साथ लाए हैं, तो कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियंस देकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम में ये मोदी जी के ऊपर डिस्ट्रैक्ट भी निकाल दे। पर हम सब ये जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो बलिनशाह की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि भगवान से कौन भिड़ता है भाई। अगली न्यूज है, कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने जनता के सवालों का जवाब दिया। समझ नहीं आ रहा है देश की हालत पर रोना चाहिए या हंसना चाहिए। इससे पहले मनमोहन सिंह जी ने की थी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश में 3 जनवरी 2014 में। तब से आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई पीएम के साथ। फायदा क्या है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? यही ना कि 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, जर्नलिस्ट या रिपोर्टर्स को ताकत मिल जाएगी जनता के सवाल पहुंचाने की। ऑन रिकॉर्ड अगर कोई मिनिस्टर कुछ बोलेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। असली डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल यही तो होता है, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। पर भाई मैं तो भगवान हूँ, मैं थोड़ी ऐसे फॉलो करूंगा, मैं तुम सबसे ऊपर हूँ, इसलिए मेरे डिसीजंस पर कभी सवाल मत करो। चुपचाप बस सर झुकाओ और अपना काम करते चलो। प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे सिस्टम में कितना ही ट्रांसपेरेंसी लाता हो, इससे पहले वाला प्राइम मिनिस्टर चाहे कितने ही रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हो, सिस्टम के लिए चाहे कितनी ही बड़ी डील क्यों ना हो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। और मेरा पॉलिटिकल गेम इतना स्ट्रांग है कि इसके बावजूद मजाल है कोई मुझे मेरी कुर्सी से हिलाकर दिखा दे। वहीं दूसरी तरफ सच में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है ये बिलीव करना कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई रियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। देखो मुझे दिल से बहुत खुशी है कि ये मूवमेंट बड़ा हो रहा है, बट उतना ही डर भी लग रहा है, क्योंकि जितना बड़ा ये मूवमेंट बन रहा है ना, इसको खराब करने की कोशिश भी उतने ही बड़े लेवल पर होने वाली है। इससे पहले भी जितने पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश हुई है, जितने भी डिमांड्स हमने रखे हैं, उसे खराब करने वाले लोग भी उसी प्रोटेस्ट में शामिल थे। तुम देखो 2020 में फार्मर्स प्रोटेस्ट में क्या हुआ। प्रॉपरली परमिशन लेके प्रोटेस्ट हो रहा था, ट्रैक्टर रैली हो रही थी, सब चीजें परमिशन के साथ हो रही थी, लोगों का सपोर्ट भी आया। फिर सडनली कुछ प्रोटेस्टर्स बैरिकेड्स तोड़कर सेंट्रल दिल्ली में घुस गए, रेड फोर्ट पर निशान साहिब का झंडा लहरा दिया। 200 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हो गए थे, जो प्रोटेस्ट कंट्रोल करने के लिए ही वहां पर तैनात थे। अग्निपथ रिक्रूटमेंट प्रोटेस्ट में लोगों ने पूरी ट्रेन जला दी। बेसिकली ऐसे प्रोटेस्ट की आवाज दबाने वाली फोर्सेस प्रोटेस्ट के बीच में से ही पनपती हैं, और दुनिया को यहाँ मौका मिल जाता है मुद्दा भटकाने का, प्रोटेस्ट की आवाज दबाने का। अब ये चीजें कॉन्शियसली प्लांट की जाती हैं या पहले से प्रोटेस्ट का पार्ट होती हैं, इसके पीछे कौन होता है, इसको लेकर कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। और ये मेरा कोई एलिगेशन नहीं है, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा होगा या होने वाला है, बट ऐसा होने की गुंजाइश जरूर है। जहां करोड़ों लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ 4-5 लोगों ने भी अगर उल्टे सीधे नारे लगा दिए तो पूरा मूवमेंट खराब हो सकता है। वैसे मेरी पूरी कोशिश है 6 जून के प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने की, अगर सब ठीक रहा तब तक। तो आप बताओ आप में से कितने लोग इस प्रोटेस्ट का पार्ट बनने वाले हो। और अगली न्यूज से पहले बताना चाहता हूँ कि भाई जितना दिमाग गवर्नमेंट गलती करने वालों को बचाने में लगाती है, अगर उसका आधा भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में लगाया जाता ना, इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे होते हम। ये एक अव्यवस्था है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। उस अव्यवस्था को आज शून्य तक ले पहुँचाना ये हमारी दायित्व बनती है। ये आपका कमिटमेंट है? बिल्कुल, ये कमिटमेंट बिल्कुल। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इस पेपर कंप्रोमाइज को हम खत्म करते रहेंगे।
इस बार नीट हमको एक अवसर दिया है एंड टू एंड उसको और सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए। हम पूरा सरकार के सभी घटक उस काम पे लगे। 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए सिर्फ नीट यूजी पेपर लीक की वजह से, और 18 लाख से ज्यादा क्लास 12th के सीबीएसई स्टूडेंट्स को क्या क्या झेलना पड़ रहा है ऑन स्क्रीन मार्किंग सॉफ्टवेयर के फेलियर के चलते, मैं बता भी नहीं सकता। और सजा के नाम पर सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता को ट्रांसफर किया गया है। हाँ, तुमने सही सुना, इन्हें निकाला नहीं गया है, सिर्फ ट्रांसफर हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अब इतने बड़े ब्लंडर का ठिकरा किसी के सर पे तो फोड़ना था ना। और कहां ट्रांसफर हुआ है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, क्योंकि स्टूडेंट सुसाइड केसेस इतने बढ़ गए थे कि फार्मर सुसाइड केसेस कम लगने लगे थे, तो बैलेंस भी तो करना होता है ना। तुम लोग ध्यान से देखो तो न्यूज में हेडलाइन में भी इनका नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। अब समझो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी क्यों नहीं निकाल सकती या क्यों नहीं निकालना चाहती। एक्चुअली धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से है, जहां बीजेपी की सरकार है, जहां लोकसभा में धर्मेंद्र प्रधान के एक अच्छा बड़ा फेस है, एक फैन फॉलोइंग है। अब उन्हें रेजिग्नेशन दिलवाने का मतलब है अपने ही पॉलिटिकल पोजीशन खराब करना। साथ में धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी से बिलोंग करते हैं। अब जब कास्ट सेंसस या ओबीसी पॉलिटिक्स इतनी एक्टिव हो, ऐसे में उनसे रेजिग्नेशन तो दिलवाने से रहे। ऊपर से बीजेपी की पब्लिक ब्रांड इमेज भी ऐसी ही रही है कि हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है जी, हम बहुत फियरलेस हैं। अब ऐसे में सिटिंग यूनियन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन का मतलब है उनकी पोजीशनिंग पे दाग, और एक बार अगर ऐसा हो गया तो फ्यूचर के हर फेलियर में उनको सेम रेजिग्नेशन वाला गेम हर बार खेलना पड़ेगा, जो उनके ओवरऑल पॉलिटिकल इमेज के लिए सूट नहीं करता है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि भाई बलि का बकरा कौन बनने वाला है, किसके सर पर यह पूरा ब्लेम मारकर मुद्दा भटकाने की कोशिश होगी। बट इससे पहले ये देखो, स्पेशली जो लोग जिन्हें लगता है कि उनका नीट या एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। अब इसका इंपैक्ट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप और मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अब हमें लगता है कि पेपर लीक हुआ, कोई बात नहीं, अगले साल दोबारा पेपर दे देगा। पर नीट एग्जाम कोई 5th क्लास का एग्जाम नहीं होता। बच्चे 14-14 घंटे पढ़ते हैं इसे क्लियर करने के लिए। माँ बाप लाखों का लोन लेके किसी तरह कोचिंग लगवाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों का फ्यूचर बन जाए। सोचो, जो बच्चा कोई फैमिली फंक्शन में नहीं जाता, घर वालों के साथ कहीं घूमने नहीं गया है, अपनी पूरी जवानी एक एग्जाम क्लियर करने में लगा दी, उसे पता चले उसकी इस मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कुछ साहबजादों ने पहले ही एग्जाम पेपर खरीद लिया और इसके चलते अब उन्हें अगले साल दोबारा उसी मेहनती, उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी एफर्ट के साथ दोबारा बैठ के पढ़ना है, दोबारा से वो सारे सैक्रिफाइसेस करने हैं। इससे ज्यादा भयंकर बुरा हाल होता है स्टूडेंट्स के माँ बाप का। कहां से लोन लेकर पैसे इकट्ठे करके कहीं ना कहीं से जमीन गिरवी रखकर वो कुछ बेचकर फीस भरते हैं, ताकि पता नहीं कुछ उम्मीद होती है कि यार हमारा बच्चा कुछ कर जाए, बच्चा माँ बाप की गरीबी मिटाएगा। उन्हें जब पता चलता है कि ये लड़ाई अभी 1 साल और लड़नी है, और गलती उनकी सिर्फ इतनी है कि वो इंडिया में रहते हैं जहां कुछ करप्ट नेता अपना काम ठीक से करना नहीं चाहते। अब इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट समझो। जब लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं तो पब्लिक और गवर्नमेंट का हजारों करोड़ रुपया दोबारा वेस्ट होता है। लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में, और पूरे हेल्थ सेक्टर में नए डॉक्टर्स की एंट्री 1 साल और डिले हो जाती है। वैसे ही देश में डॉक्टर्स कम है, और जो है वो भी बेटर लाइफ की तलाश में अब्रॉड सेटल हो रहे हैं। इससे हॉस्पिटल और मेडिकल वर्कफोर्स पर प्रेशर और बढ़ जाता है। इंडिया में यूथ है, पोटेंशियल भी है, बट ऐसी फकअप्स की वजह से तो फैमिलीज अब्रॉड चली जाती हैं। वो अपने बच्चे को फॉरेन भेजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में एक एग्जाम तक ठीक से नहीं करवाया जा सकता। चलो अब जरा 20-30 साल और आगे चलते हैं, देखते हैं ऐसे ही चलता रहा तो कहां जाकर पहुंचेगा। आज 2046 है, आप अपनी फैमिली को लेकर एक बड़े से हॉस्पिटल में आए हो किसी मेडिकल इमरजेंसी के चलते। वहां पेशेंट को अटेंड करना वही डॉक्टर आया है जिसने पेपर खरीद कर नीट क्लियर किया था। उसके पास सुपर कंप्यूटर्स का एक्सेस है, मेडिकल साइंस खूब तरक्की कर चुका है, बट मेडिकल नेग्लिजेंस उससे ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि सारे डॉक्टर्स तो पेपर खरीद कर बने, आता जाता उन्हें कुछ है नहीं, हाथ में छुरी कांटा लेकर तुम्हारा शरीर खोलकर सर्जरी करेंगे। ये जहां ज्यादा चांसेस है कि पेशेंट ना ही बचे, क्योंकि बेसिक्स तक तो क्लियर नहीं हुए इनके। ये आने वाला सच है अगर आज कुछ नहीं बोला, और ये उस इंसान का भी सच है जिसका आज नीट, यूजी या ऐसे किसी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जिस वक्त ये सब चीजें हो रही थी, कुछ लोग अपना पिछवाड़ा टिकाकर इंस्टाग्राम पर अपना धर्म बचाने के लगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए थे, मंदिर मस्जिद की फाइट चल रही थी तब। खैर, इनका जो काम है इन्हें करने दो, हम अपना काम करते हैं। ऐसी और वीडियोस और इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।